नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, 24 घंटे में सरकार ने दिया सप्लाई का तीसरा ऑर्डर। बता दें कि कोरोना से पूरे देश में भयावह हालत है। देश भर के अस्पतालों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौतें हो रही है। अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे के अंदर तीसरी बार ऑक्सीजन सप्लाई के आदेश दिए हैं। इस बार सरकार ने साफ किया है कि राज्य सीमाओं पर बिना किसी बाधा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पूरे भारत में अस्पतालों की सेवा करने की अनुमति दी गई है। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि अजीत पवार ने दी कड़ी चेतावनी, बोले कोरोना नियमों का होता रहा उल्लंघन तो लगा देंगे लॉकडाउन। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर प्रदेश में 60,000 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कड़े शब्दों में लॉकडाउन लागू करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग वर्तमान में लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 और कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंधों के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सामने आए रिकॉर्ड करीब 64,000 केस और करीब 400 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। अजीत पवार ने लापरवाह लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इससे पहले मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि बेवजह घर से बाहर न निकले। फिर भी राज्य में कई जगह लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पकड़े गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोरोना महामारी को रोकने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी जनता की भी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में हैरान कर देने वाली खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि स्टेशन पर बिना जांच कराए पीछे की गेट से फरार हो रहे हैं प्रवासी श्रमिक। बता दें कि पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों का सिलसिला भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सभी राज्य पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। इसे देखते हुए मजदूर वापस अपने गाँव पलायन करने लगे हैं। बिहार से बाहर काम कर रहे मजदूर भी वापिस लौट रहे हैं। पिछली बार से सबक लेते हुए बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। खास ट्रेन से श्रमिकों को बाहर के राज्य से बिहार लाया जा रहा है। बिहार पहुंचने के बाद उनका कोरोना चेक कराया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रहा है जिससे सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दी है। जी हां, बक्सर जिला अधिकारी अमन समीर के बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी बाहर से आ रहे लोग रेलवे स्टेशन से प्रवासी बिना जांच करवाए भागे जा रहे हैं। इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार देर रात एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा है कि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पीछे के रास्ते से सैकड़ों प्रवासी मजदूर भाग रहे हैं। शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। इस बारे में स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जय तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह वास्को डिगामा एक्सप्रेस से सैकड़ों की संख्या में यात्री उतरे और बैरिकेडिंग को तोड़कर जाने लगे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो बहस करने लगे। उन्हें रोकने के लिए न तो पुलिसकर्मी मौजूद थे और न ही आरपीएफ के कोई अधिकारी। बाद में एक महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची, लेकिन उसने भी ये कहा कि वो अकेली क्या कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर परीक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से घर लौट रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके। दोस्तों, इस तरह की शर्मनाक घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में दिल्ली सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के लिए जारी ई पास ही वीकेंड कर्फ्यू में होगा मान्य। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। इसे देखते हुए यहां नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। वहीं वीकेंड पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा। इस दौरान जिन्हें बाहर निकलना होगा उन्हें ई पास लेने की जरूरत है। इसी क्रम में आज दिल्ली सरकार ने कहा कि जिन लोगों के पास वैलिड नाइट कर्फ्यू पास है उन्हें वीकेंड कर्फ्यू के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना मामलों में लगातार होती बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक मॉल,
व्यायामशाला और सभागार बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये अब तक एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा मामला है। डीडीएमए द्वारा शुक्रवार को जारी एक पत्र में लिखा गया है कि रात के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास भी वीकेंड कर्फ्यू की अवधि के लिए मान्य होगा। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया कि यदि आपके पास पहले से ही नाइट कर्फ्यू का पास है तो आपको वीकेंड कर्फ्यू के लिए फिर से आवेदन नहीं करना होगा। ई पास के जरिए आपको दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू में छूट मिलेगी। ई पास बनवाने के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि बीजेपी की हुई जीत तो कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, दिलीप घोष ने दिया ये जवाब। बता दें कि देश भर में तांडव मचा रहे कोरोना वायरस का पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दल बड़ी संख्या में रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इस बीच वो जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। शुक्रवार को बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। अपने एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने बहुत सारे नंदीग्राम वोटर्स को ये कहते सुना कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव में बीजेपी 215 सीटों पर जीत रही है। गौरतलब है कि गत गुरुवार चुनाव आयोग ने शीतलकुची को लेकर दिए गए बयान के चलते दिलीप घोष को 24 घंटे तक बैन लगा दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव प्रचार न कर पाने की सूरत में दिलीप घोष ने पूरे समय अपने आवास पर बिताया। बंगाल बीजेपी चीफ ने अपने खाली समय में भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने राज्य के चुनावी नतीजे और सीएम ममता को लेकर बड़े बयान दिए। जब दिलीप घोष से पूछा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे महत्वपूर्ण भूमिका दी। हमने एक पार्टी के रूप में काफी दूरी तय की है। मुझे खुशी है कि हम 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। दोस्तों बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा कितना सच साबित हो सकता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि क्या कोरोना के कहर के चलते बंद हो जाएंगी ट्रेनें, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने दिया ये जवाब। बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी राज्य ने रेल सेवा को बंद करने के लिए रेलवे को नहीं कहा है, लेकिन राज्यों ने जहां कहीं भी जोन के बारे में चिंता जताई है वहां यात्रियों की रैंडम जांच की जा रही है। यही नहीं, रेलवे के गंतव्य पर पहुंचने पर भी उनकी कोविड जांच कराई जा रही है। बता दें कि रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर लोगों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेलवे के मुताबिक आईआरसीटीसी की टिकट बुक करने वाली वेबसाइट पर दिए गए प्रोटोकॉल का सभी राज्य पालन कर रहे हैं। यही नहीं, वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि यात्री को किन क्षेत्रों में जाने से पहले आरटी-पीसीआर जांच कराने या कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र लेने की दरकार है। वेबसाइट पर यह भी बताया जा रहा है कि कहां पहुंचने पर यात्रियों को कोविड की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए क्या ट्रेनों की आवाजाही बंद कर देना सही फैसला होगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो क्या मिथुन चक्रवर्ती होंगे भाजपा के अल्पमत सरकार के सीएम। बता दें कि मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में आने का असर पश्चिम बंगाल चुनाव में साफ दिख रहा है। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, रोड शो में भी उनका जलवा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेशक बड़े नाम हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती वो नेता है जो आम बंगालियों को भाजपा से जोड़ रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर उनके रोड शो में शामिल हो रहे हैं। वे गरीबों को सम्मान दिलाने और राज्य को हिंसा से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। उनकी बात लोगों को भा रही है जब वे कहते हैं कि पिछले 44 साल से पश्चिम बंगाल ने अपनी सारी शक्ति केंद्र सरकार से लड़ने में लगाकर युवकों का भविष्य बर्बाद कर दिया, तो लोग जोश में चिल्लाने लगते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का खुद चुनाव नहीं लड़ना अब उनके हक में जा रहा है। इससे लोग समझ रहे हैं कि वे राजनीति में दौलत या शोहरत कमाने नहीं आए। माना जा रहा है कि भाजपा मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ बड़ा सोच रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्हें पश्चिम बंगाल का वोटर बनाया गया है। इसके पहले उनका नाम महाराष्ट्र की मतदाता सूची में था। तो पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के आ जाने से क्या बीजेपी को सफलता मिल सकती है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जालंधर में शुरू हुआ पंजाब का पहला मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की शुरुआत। बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए पार्टी के नेता पंजाब में केजरीवाल सरकार के कामकाज को लोगों के बीच रख रहे हैं।
इसी दिशा में जालंधर के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। यह मोहल्ला क्लिनिक पंजाब का पहला मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी जालंधर के पूर्व जिला अध्यक्ष और आप एससी विंग के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव दयाल माली की तरफ से भार्गव कैंप में इस मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन के मौके पर आप पंजाब के पूर्व उपाध्यक्ष एवं डॉक्टर्स विंग के मौजूदा को प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव शर्मा एवं जिला अध्यक्ष राजविंदर कौर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा सभी तरह के चेकअप भी यहां हो सकेंगे। इस मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए इस तरह के कामों से क्या पंजाब में सफलता मिल सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही। बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर के चलते अजमेर दरगाह और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर 30 अप्रैल तक किए गए बंद। बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के आंकड़े रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। गुरुवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 33 मौतें हुई और 6,658 नए केस सामने आए। राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर काफी सख्ती बरत रही है। परीक्षाएं निरस्त और आगे खिसका दी गई है। वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया गया है। इस बीच अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह और ऐतिहासिक ब्रह्मा मंदिर को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 16 अप्रैल से दरगाह और ब्रह्मा मंदिर आम भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये पाबंदी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा इन धार्मिक केंद्रों को बंद करने से कोरोना के रोकथाम में कितनी मदद मिलेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि भारत आएगा भगौड़ा नीरव मोदी। यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी। बता दें कि भारतीय बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार होने वाले नीरव मोदी का अच्छा वक्त अब खत्म हो गया है। जहां शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि नीरव मोदी के वकील लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने वक्त पर सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिस वजह से उनकी मेहनत अब कामयाब हो गई है। मंजूरी मिलने के बाद तुरंत बाद सीबीआई ने भारतीय मीडिया के साथ यह साझा किया। दरअसल लंदन की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने नीरव को भारत भेजने की मांग रखी। इस दौरान उसके वकीलों ने कहा कि भारतीय जेलों की हालत सही नहीं है, जिस वजह से वहां पर उसे सही सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि भारत की जेल में भी उसका ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद यूके के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भी नीरव को भारत भेजने के फैसले को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों भारत के भगौड़े नीरव मोदी को बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। भारत सरकार की इस जीत पर 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए आएगी सरकार की गाड़ी। ऐप से करें बुकिंग। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। इस दिशा में अब केजरीवाल सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। दरअसल अब कोविड संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए दिल्ली सरकार की गाड़ी आपके दरवाजे पे आएगी। केजरीवाल सरकार ने इस सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा के जरिए संक्रमित मरीजों के परिजन जीवन सेवा ऐप के जरिए गाड़ी की बुकिंग कर पाएंगे और मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए गाड़ी को बुला सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा एकदम निःशुल्क होगी। दिल्ली सरकार ने जीवन सेवा नाम से इस योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस सर्विस में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए उठाए गए इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर ओडिशा से आ रही। बता दें कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, फिर से शुरू होगी पिंक ऑटो सर्विस। बता दें कि ओडिशा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए रोजाना नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पुलिस को पिंक ऑटो सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। वैसे 27 जून 2014 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी में महिलाओं के लिए इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन ये सेवा पिछले 3 साल से बंद पड़ी है। परिवहन सचिव मधुसूदन पाढ़ी ने पुलिस आयुक्त सौमेंद्र प्रियदर्शी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कामकाजी महिलाएं छात्राएं रात में भी सफर करती हैं। ऐसे में पिंक ऑटो सर्विस को क्यों रोका गया, इसकी समीक्षा के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। सार्वजनिक मांग के मद्देनजर और महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कमिश्नरेट पुलिस की निगरानी में इस सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।